हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज केमिकल काइनेटिक्स में फिर एक बार हम लोग रासायनिक बलगति के भाग नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो आज के दिन हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन को करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन को करेंगे। टोटल एनसीईआरटी में हमारे पास 30 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन है और इन 30 क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, इनको 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन, दिन अगले में इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो 8 पार्ट तक हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट करा अच्छे से। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है तो वहां तक पहले देखे जाके आराम से। 1 से लेकर 8 तक बेहतरीन तरीके से मैंने कवर कर दिया है। देन 9वें पार्ट में वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आए ताकि मजा आए। आ रही बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमको निकालना है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताना है। एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट, अगर रेट कांस्टेंट की डायमेंशन यानी कि यूनिट क्या होगी इसके बारे में बताना है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में सबकी रेट दे रखी है। इसमें रेट ये दे रखी है, इसमें रेट ये है, इसमें ये और इसमें ये है। तो इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। भाई ओवरऑल हमें पता चल रहा है कि जो यहाँ पर रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? क्योंकि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन NO है, बेसिकली NO यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर जो पावर है वही हमारी ऑर्डर होती है। तो ऑर्डर कितनी दे रखी? 2। यहाँ पर ध्यान से देखिए, R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। तो भाई साहब एक इसकी हो गई और एक इसकी हो गई। भाई एक हो गई H2O की और एक हो गई I की। तो यहाँ से H2O और I जो हो गया, यहाँ पर मुझे लगता है H2O नहीं होगा, यहाँ पर H2O2 होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर है? यहाँ से H2O2 होगा क्योंकि यहाँ पर H2O तो हमारे पास प्रोडक्ट में है और प्रोडक्ट की हम लोग प्रोडक्ट के लिए रेट लॉ नहीं लिखते हैं, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक इसकी हो गई, एक इसकी हो गई। तो ओवरऑल इसके लिए कितनी हो गई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 2 हो गई। बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है, कितनी? 3/2 है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि n इक्वल टू कितना है? 3/2 है। और यहाँ पर अगर बात करें तो n की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो हमें तो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, वो तो हमने बता दिया है। अब हम लोग मेन जो हम लोग कॉन्सेप्ट है वो किस पे है कि भाई रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं। तो अगर अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है ना, तो रेट कांस्टेंट निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग किस फंडे से निकालते हैं? तो हम लोग फंडे से निकालते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? हमने बताया था अगर यूनिट निकालनी है रेट कांस्टेंट की तो उसको बेसिकली रिप्रेजेंट किससे करते हैं? K से। और इसकी यूनिट निकालने का तरीका था कि मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू में सेकंड इनवर्स। ये एक तरीका था, इस तरीके को हम लोगों ने डेरिवेट किया था और मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकंड इनवर्स से हम लोग निकाल सकते हैं। वेयर n इज ऑर्डर, n क्या है? यहाँ पर n ऑर्डर है। अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखें, पहले वाले के सॉल्व कर रहे हैं, अगर n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा? मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस 2 इंटू में सेकंड इनवर्स हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है? भाई n इक्वल टू अगर हम लोग 2 रखेंगे तभी तो आएगा। यहाँ पर ऑर्डर भाई यहाँ पर n बोल रहा है और n की वैल्यू कितनी? 2 है। तो यहाँ से हमने 2 रख दिया। क्लियर है? तो मोल अपॉन लीटर की पावर कितना हो जाएगा? मोल अपॉन लीटर की पावर हो जाएगा -1 हो जाएगा। देन इसके बाद सेकंड इनवर्स हो जाएगा और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है? देखिए मोल इनवर्स हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा, लीटर, मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा n इक्वल टू 2 के लिए क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी। अच्छा, सेकंड वाले में हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी? 2 है। तो सेम ही आंसर हो जाएगा। यानी सेकंड वाले के मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। सेम का मतलब क्या है? वही हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। थर्ड वाले की हम लोग बात करेंगे जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? 3/2 है। तो इन दैट केस 3/2 में क्या होगा? तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे? मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस 3/2 इंटू में सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास हो जाएगा। मोल अपॉन लीटर पावर 1 माइनस 3/2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 माइनस n करते हैं और चूंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितनी है? 3/2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मोल अपॉन लीटर की पावर माइनस का हाफ इंटू में सेकंड इनवर्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा मोल की पावर माइनस हाफ, लीटर की पावर प्लस हाफ और यहाँ से क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास किसके लिए आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू 3/2 के लिए। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि n अगर हमारे पास ये जो r इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड दे रखा है, इसके लिए निकालेंगे तो n इक्वल टू 1 रख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो चौथे वाले के लिए क्या आएगा? जो हमारे पास चौथे वाले के लिए आएगा n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो बेसिकली यहाँ पर ध्यान देखिए, अगर हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। नहीं, मोल अपॉन लीटर की पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इंटू सेकंड इनवर्स।
तो मोलर पर लीटर पावर 0 हो जाएगा इनटू सेकंड वर्स, और किसी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, यानी n इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो ऑर्डर आ जाएगी क्या आ जाएगी सेकंड इनवर्स हो जाएगी, सॉरी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो आ जाएगा क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन 2a + b gives a to b, द रेट, ये रेट अपने को दे रखा है r = k * कंसंट्रेशन ऑफ a * कंसंट्रेशन ऑफ b बार 2। इससे साफ से समझ में आ रहा है कि ऑर्डर कितनी हो गई 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहां से ऑर्डर 3 हो जाएगा। बाकी हम लोग यूनिट को देख के भी ऑर्डर पहचान सकते हैं ना, मोलिक पावर -2 लीटर पावर 2 सेकंड इनवर्स, तो यहां से ये भी पता चल रहा है कि ऑर्डर 3 होनी चाहिए। आगे हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अपने को सबसे पहले इनिशियल r इनिशियल निकालना है, क्लियर, ये अपने को निकालना है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। जब अपने को कंसंट्रेशन a की ये दे रखी है और b की ये दे रखी है, फिर कैलकुलेट करना द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर a इज रिड्यूस्ड टू 0.06। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब a रिड्यूस होकर इतना हो जाता है तो उस केस में अपने को जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा वो निकालना है। सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को लिए हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ हम लोग जो दे रखा पहले लिखते हैं, r = k कंसंट्रेशन ऑफ a * कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 2 हो जाएगा यहां से। तो यहां से r बराबर, अच्छा k की वैल्यू अपने पता है कितनी 2 × 10⁻⁶ है, तो 2 × 10⁻⁶ रख देंगे, क्लियर है। कंसंट्रेशन a की कितनी दे रखी है, तो a की मुझे दे रखी है 0.1, तो यहां से a की जगह हम लोग क्या रख देंगे 0.1 रख देंगे। फिर कंसंट्रेशन जो b की दे रखी है कितनी दे रखी है 0.2 दे रखी है, तो यहां से 0.2 रख देंगे, 0.2 का स्क्वायर है चूंकि, तो यहां स्क्वायर कर दिया। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, r = 2 × 10⁻⁶ इनटू में 0.1 लिखा रहने दो, और देखो 0.2 का अगर स्क्वायर करें तो कितना है 0.04, आप लोग स्क्वायर कर लेंगे, हालांकि कहीं कोई दिक्कत नहीं, 2 दूना 4 है और दो संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा। एक बात समझिए, यहां से क्या होगा, यहां से 2 जीरो यहां से आएंगे बटे में, और 1 जीरो यहां से आएगा, ओवरऑल हमारे पास कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो हो जाएंगे, और 4 का 2 से मल्टीप्लाई कितना होता है 8 होता है, तो 4 दूनी 8 है ना, और यहां से 3 जीरो हो गए, और 3 जीरो ऊपर जाके आ जाएगा -3, तो 10⁻⁶ और -3 यानी कि 8 × 10⁻⁹ ये हमारे पास क्या आ जाएगा रेट निकल के आएगा। इसकी यूनिट अपने को पता है क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्योंकि अपने को पता है कि जो रेट होता है, रेट की यूनिट कभी चेंज नहीं होती, रेट की यूनिट यही होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही होती है। तो यूनिट जो चेंज होती है हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट की होती है और किसी में होती है। अब सेकंड नंबर जो अपने पार्ट दे रखा है ना, ये जो a रिड्यूस हो गया इतने में हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने को जो रिएक्शन दे रखी है इसको लिखो, इसको लिखने से ही समझ में आएगा आखिर क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए दो बात करते हैं हम लोग, एक t = 0 पे, एक t = t पे, t = 0 बात करते हैं, t = t पे। तो देखो t = 0 पे हमें पता है कि इसकी जो a की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.1 दे रखी है भाई, a की इनिशियल कंसंट्रेशन यही तो होगी। फिर b की जो दे रखी है कितनी दे रखी है 0.2 दे रखी है, और चूंकि प्रोडक्ट बना नहीं होगा तो उस केस में कितना होगा 0। अब अगले केस में क्या हो जाता है, अगले केस में अपने को पता है कि इसके 2 मोल, चूंकि क्या होगा ये रिड्यूस होगा, और रिड्यूस देखो 0.1 तो ऑलरेडी था, अब कितने हमने मान लिया x मोल डिसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि 2 मोल इसके बनने तो कितना हो जाएगा 0.1 - 2x हो जाएगा। आ रही बात समझ, 0.1 - 2x क्या है, जितने बचे x तो डिसोसिएट हो गया यानी कि कंज्यूम हो गया। अब हमारे पास बचा कितना होगा 0.1 - 2x बचा होगा। फिर इसी तरीके यहाँ पर कितना बचा होगा 0.2 तो था, x डिसोसिएट हो गया तो कितना हो जाएगा 0.2 - x हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बन जाएगा x बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पता करना पड़ेगा कि आखिर ये देखिए a की तो हमें पता चल गई कि a रिड्यूस हो गया इतना बचता है, यानी आफ्टर टाइम t = t पे तो हमें पता है कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन a की इतनी है, लेकिन b के बारे में पता नहीं है। तो b के बारे में अगर पता नहीं तो b के बारे में हमको पता करना पड़ेगा आखिर इसकी वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे, बहुत आसानी से पता कर लेंगे। हमें बस ये पता चल जाएगा आखिर x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो x कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं मोल्स ऑफ a कंज्यूम्ड, यानी कि कितना a है जो कंज्यूम हो गया। तो देखो शुरुआत में कितनी थी 0.1 है ना, बची कितनी है 0.06 बची है भाई, इतनी शुरुआत में थी, इतनी अब बची है, तो खत्म कितना हुआ होगा इसी में से घटा दो, इसको आप घटाएंगे कितना आएगा 0.02 आएगा, है ना, घटा के देख सकते हो 0.100 और यहाँ से 0.02 नहीं आएगा, यहाँ से 0.04 आएगा, 006 10 6 का 4, इस तरीके से हम लोग घटा ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी a के मोल कितने कंज्यूम हो रहा है 0.04 हो रहा है। तो अब बात बताओ अगर a कितने कंज्यूम हो रहा है, चूंकि तुमको अपने को दिख रहा है इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल अगर यूज होते हैं तो इसके 1 मोल यूज होता है, अगर इसका 1 यूज होगा तो इसका कितना होगा आधा, यानी कि अगर इसका 1 अगर ये अपने आप में 1 है तो हमें b के लिए क्या करना पड़ेगा, b के लिए हमें इसका आधा करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं तो इसका 1 मोल कंज्यूम होता है,
तो उस केस में हमको बी कितना कंज्यूम हुआ वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 0.04 का क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, यानी कि बी के कितने मोल कंज्यूम हो रहा है, 0.02 हो रहा है। अरे ये बात समझने वाली है बहुत ज्यादा, क्योंकि ए तो हमें पता चल गया कितना कंज्यूम हो रहा है, 0.1 तो था, रिमेनिंग बचा है 0.06, तो खत्म मतलब खत्म कितना हुआ, कंज्यूम कितना हुआ 0.04, लेकिन यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री अलग अलग है ना, इसकी 2 इसकी 1 है, इसका मतलब इसके 2 मोल अगर खत्म होते हैं तो इसके 1 मोल खत्म होता है, यानी इसका अगर 1 खत्म होता है तो इसका आधा खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा अगर इसका 0.04 खत्म हुआ है तो इसका कितना होगा, इसका आधा, जस्ट इसका आधा, तो आधा का मतलब क्या हो जाएगा 0.02। अब यानी कि रिमेनिंग मोल है ना, रिमेनिंग जो मोल है, रिमेनिंग मोल ऑफ बी जो आएगा, या रिमेनिंग मोल क्या बोलेंगे, रिमेनिंग कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी हो जाएगी, देखिए रिमेनिंग कितनी होगी, पहले कितनी थी 0.2, अब घटा देंगे, ये वाला चूंकि कंज्यूम हो रहा है तो इस कंज्यूम वाले को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट घटा के देख लीजिए आप लोग, है ना, यहाँ से मैं घटा दे रहा हूँ 0.002, हाँ 0.018 है, 0.018 आ जाएगा, यानी इतने मोल जो है रिमेनिंग बचे होंगे, क्योंकि ये तो आया है जो खत्म हो गया है और ये जो है बचा हुआ रिमेनिंग। अब देखिए बी के बारे में पता चल गया, ए के बारे में ऑलरेडी हमको पता ही था ये 0.06, अब हम लोग क्या कर लेंगे, रेट लॉ लिख के और हम लोग फाइनली जो है रेट आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये सेम चीज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, तो देखो K की वैल्यू कितनी है अपने को पता है, K की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 6 है ना, कंसंट्रेशन ऑफ A की कंसंट्रेशन अपने को पता है 0.06 है, ठीक है, और इसके बाद जो B है, B की अगर बात करें तो B की हम लोग कितनी निकाल के बैठे हैं 0.018, और चूंकि इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.89 इंटू 10 पावर -9, है ना। आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, हालांकि आंसर यही आ रहा होगा, कैलकुलेशन में लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस अपने को सॉल्यूशन से मतलब है कि आखिर किस तरीके से हो रहा है, ये प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, ये क्वेश्चन अपने आप में काफी टफ माना जाता है, तो अच्छे समझिए, और अगर आप समझ में आ गया तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस, यानी प्लैटिनम सरफेस का हम लोग क्या कराते हैं, डिकम्पोजिशन कराते हैं, यानी कि विघटन कराते हैं, उस केस में अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, यानी N2 और H2 के जो बनने की दर है वो क्या होगी, वो हमको बताना है, जहां पर K की वैल्यू हमको ये दे रखी है। एक्चुअली मैं आपको बता दें क्वेश्चन थोड़ा सा इसकी जो हमें दे रखा है क्वेश्चन के बारे में डेटा, ये पूरी तरीके से नहीं दे रखा है, क्योंकि इसने बताया NH3 का अगर हम लोग डिकम्पोजिशन कराएं तो क्या होता है, H2 और N2 मिलता है, ये तो हम लोग पता है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि हमें 1 मोल NH3 लेना है या 2 मोल NH3 लेना है। क्यों, क्योंकि एक बात समझिए, अगर हम लोग क्या करेंगे, एक मोल NH3 लेंगे तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, N2 प्लस थ्राइस H2। यहां से अगर बात करें, देखिए अगर हम लोग क्या करें, 1 मोल NH3 लेंगे तो रेट कुछ और आएगा, अगर हम लोग 2 मोल लेंगे तो क्या होगा, है ना, अगर हम बात करें 2 मोल लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पर रेट लॉ लिखेंगे तो कुछ और लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मतलब जब हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कुछ और लिखेंगे, है ना, तो दोनों में अलग अलग, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर आधी है, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इस तरीके से अगर होगा तो फिर कैसे होगा, तो ये पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली जो हम लोग को रिएक्शन सॉल्व करनी होती है उसके लिए करनी होती है, दोनों के लिए कर लेंगे, फिलहाल हम लोग इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा। तो आर हम लोग रेट लॉ लिखने जा रहे हैं, आर बराबर लिखने जा रहे हैं माइनस का DNH3 बटे 2 इंटू dt बराबर माइनस का, यहाँ से N2 हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का, सॉरी, DN2 बटे 2 इंटू dt बराबर में प्लस का DH2 बटे 3 इंटू में dt। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब अपने फाइंड आउट क्या करना है, अपने फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2। तो देखिए सबसे पहले हमें रेट लॉ लिखना पड़ेगा, तो रेट लॉ क्या होगा, यहाँ पे R बराबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ R बराबर K इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और चूंकि 0 ऑर्डर है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो देखिए क्यों, यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट क्या है, NH3 है, तो एक जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, NH3 लिख सकते हैं, तो R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर क्या हो जाएगा, 0, और वैसे भी अपने को पता है किसी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो R बराबर K हो जाएगा, और चूंकि अपने को पता है K की वैल्यू 2.5 इंटू 10 पावर -4 है, तो जो R है वही K है, यानी 2.5 इंटू 10 पावर -4। तो आई थिंक समझ में आ गया कि R हमारे पास कैसे आया। अब इसी R का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ये जो पूछा है N2 और H2, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे।
तो सबसे पहले करते हैं, तो हम लोग एक बार इसको इसके बराबर करेंगे और एक बार इसको बराबर करेंगे। तो r बराबर अगर हम लोग लिख करें r बराबर dn2 बटे में 2 into dt। तो ध्यान देखिए, अगर आपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ n2, यानी कि हमको निकालना है dn2 बटे dt। भाई जब भी हमने बताया कि रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेगा और जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जो हमने बताया था उसकी बात करता है, तो उसमें स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं होता है। यानी कि हमको केवल ये निकालना है कि dn2 बटे dt निकालना है। तो उस केस में जो बटे में 2 कहां जाएगा, इनटू में, यानी ट्वाइस इनटू r हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो dn2 बटे dt बराबर ट्वाइस इनटू r हो जाएगा। और r की वैल्यू अपने को कितनी बताया, 2.5 इनटू 10⁻⁴। यहां से करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, यानी 5 इनटू 10⁻⁴। क्लियर है बात? तो आई थिंक समझ में आ गया किस तरीके से हम लोगों ने रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 निकाला। नेक्स्ट हम लोगों ने पूछा है H2 के बारे में। देखिए इस बार कर किसको इसको बराबर कर देंगे, इसको और इसको बराबर कर देंगे। तो जो R बराबर है वो dH2 बटे 3 इंटू dt। तो हमें क्या निकालना है, dH2 बटे dt की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू R, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या कर देंगे, 3 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे R से। और रेट ऑफ रिएक्शन अपने को पता ही है कि 2.5 इंटू 10⁻⁴, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू 10⁻⁴। तो आई थिंक इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बार समझ सकते हैं, सबसे पहले हमने बताया कि इस तरीके लिखा जा सकता है। अब इसके लिए आप खुद से कर सकते हैं। आप जब रेट लॉ लिखेंगे तो इस हाफ ऑफ ये बटे में आएगा, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी। इसके लिए खुद से करिएगा, इसके लिए हमने बता दिया है। तो सबसे पहले रेट लॉ से हमको ये पता चलेगा कि आर की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया, और फिर इस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन और ये जो हम लोगों ने N2 और H2 के लिए लिखा है उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ डाइमेथिल ईथर, यानी डाइमेथिल ईथर का हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। अच्छा डाइमेथिल ईथर क्या है, ये CH3OCH3 जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग डाइमेथिल ईथर बोलते हैं। लीड्स टू बी फॉर्मेशन ऑफ CH4, मतलब लीड्स टू मतलब क्या है, क्या मिलके बनता है। अगर हम लोग डिकम्पोजिशन कराएं तो बेसिकली डिकम्पोजिशन कराते हैं CH3OCH3, यानी डाइमेथिल ईथर का अगर हम डिकम्पोजिशन कराएं, अगर विघटन कराएं तो हमें क्या क्या मिलता है, CH4 मिलता है प्लस H2 मिलता है प्लस क्या मिलता है, CO मिलता है। CH4 एज यूजुअल वी नो, ये यहाँ पर मीथेन उसको बोलते हैं, H2 का हाइड्रोजन होता है, और CO हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर आगे बोल रहा है ये हमको दे रखा है रेट, इस तरीके से दे रखा है। अब ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है, रेट इक्वल टू K इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दे रखी है CH3 की, है ना। यहाँ COCH3 गलत दिया, यहाँ पर OCH3 होगा, ठीक है। तो CH3 की 3/2 दे रखा है। इसका मतलब ये हमारे पास ऑर्डर हो गई, ऑर्डर तो रिएक्शन कितनी हो गई, 3/2। अब रेट ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। अच्छा ये बात समझिए, अगर क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्रिया की दर है वो फॉलो कर रही है इंक्रीज इन प्रेशर। अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए इन अ क्लोज्ड वेसल का मतलब होता है बंद पात्र में। तो एक बात समझो, ये तो हमें पता है नॉर्मल केस में लिक्विड होगा भाई, डाइमेथिल ईथर जो होता है वो लिक्विड होता है। और फिर इसके बाद हमें पता है मीथेन गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होती है, गैस होती है। तो अगर हम लोग क्या कर देंगे, एक बंद पात्र में अगर कोई भी चीज लेते हैं और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो रही है, गैस बन रही है, गैसेस फॉर्म में बनना है। तो चूंकि गैस चूंकि उस पात्र के अंदर ही रहेगी, और गैसियस सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन उसमें हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं, उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए जो है अगर बोला जाए क्लोज वेसल के अंदर हम लोग क्या करें, प्रेशर को बढ़ा दें, तो उस केस में जो हम लोग पार्शियल प्रेशर के लिए जो रेट कांस्टेंट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, R बराबर K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, मतलब प्रेशर जो है और ये, यानी कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि जो कहां पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन होना चाहिए उसकी जगह हमारे पास ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास फार्मूला होता है P बराबर पार्शियल प्रेशर P बराबर CRT होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन C भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है जब प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, अगर प्रेशर को मेजर किया जाए, नापा जाए किसमें, बार में, और टाइम को किसमें नापा जाए, बेसिकली टाइम को मिनट में अगर नापा जाए यानी मेजर किया जाए, तो व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट, यानी रेट की यूनिट किसकी होगी, रेट की यूनिट क्या होगी, और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो देखो रेट क्या होता है, R बराबर K इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। तो कंसंट्रेशन हमारे पास CH3 है, लेकिन अपने को पता है कि यहाँ पर इस बार कंसंट्रेशन की जगह हम लोग क्या लेना है, प्रेशर लेना है। क्या लेना है, प्रेशर लेना है, यानी R बराबर K इनटू पार्शियल प्रेशर CH3OCH3, है ना। CH3OCH3 पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कंसंट्रेशन की यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होती है, मोल अपॉन लीटर, और इस मोल अपॉन लीटर की जगह हमारे पास पूरा क्या आ जा रहा है, प्रेशर आ जा रहा है भाई। कंसंट्रेशन लेते हैं ना इसकी जगह, और कंसंट्रेशन की जगह यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर, और इस मोल अपॉन लीटर यानी कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ गया, और प्रेशर की यूनिट उसने बोला है बार में ले लो। इसका मतलब कंफर्म हो गया है कि हमारे पास जो यूनिट जो होने वाली रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होने वाली वो क्या होने वाली है,
यूनिट होने वाली इसकी बार। बार क्यों? क्योंकि प्रेशर की जगह हम लोग बार लिख लेंगे। बार हो गई यहाँ पर मोल पर लीटर की। और वैसे हमारे पास अगर बात करें कंसंट्रेशन के केस में क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग बार के टर्म में लिखेंगे तो देखिए इसकी जगह मोल लीटर इनवर्स से हम लोग क्या ले सकते हैं, बार ले सकते हैं। और जो सेकंड आया इसकी जगह क्या ले सकते हैं, टाइम, मिनट इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इस टाइम को मिनट में बोला है उसने लेने को, तो बार इनटू मिनट इनवर्स हो जाएगा। यानी कंफर्म हो गया, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की। तो देखिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, अगर रेट कांस्टेंट की बात करें तो हमें पता है कि मोल अपॉन लीटर की पावर होता है 1 माइनस n इनटू में सेकंड इनवर्स। अब ध्यान देखिए, मोल अपॉन लीटर की जगह हमें क्या लेना है, प्रेशर लेना है। और प्रेशर की यूनिट हमें किसमें लेने की बोली है, बार में। तो इस पूरे पर्टिकुलर चीज की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, बार ले सकते हैं। और 1 माइनस n की जगह कितना लेना है, 3/2 लेना है, तो 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि सेकंड को टाइम किसमें बोला, मिनट में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, बार की पावर माइनस का 1/2 इंटू में मिनट इनवर्स। तो ये हमारे पास यूनिट हो जाएगी रेट कांस्टेंट की, हाँ। और ये हमारे पास यूनिट हो जाएगी रेट की। बस कुल मिला कंसंट्रेशन की जगह यानी मोल अपॉन लीटर की जगह आपको क्या लेना है, प्रेशर लेना है। प्रेशर की यूनिट बार होती है। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिस्कशन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्या बोला है, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे हम लोग फैक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत मैटर करता है। अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज करता है। और इसको प्रूव करने के लिए हमें पता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है वही प्रूव करता है। क्योंकि देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो जितनी ज्यादा ऑर्डर होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इसके अलावा अगर हम जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतना ही ज्यादा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ेगी। फिर हम लोगों ने एक पढ़ा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर अगर कैसा होगा, अगर मान लीजिए हम लोग जो फेज रहते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस है, तो गैसियस फेज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गैसियस फेज में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स के दूर दूर होने की वजह से क्या होता है कि उनके बीच में जो कोलाइड है वो आसानी से हो जाता है। तो कोलिजन थ्योरी ये चीज प्रूव करती है कि जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। थर्ड हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था कि जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाने से भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि देखिए हमने एक लकड़ी का बुरादा वाला एग्जांपल लिया था, एक पिल्स वाला लिया था, दवाई वाला लिया था, है ना। कि लकड़ी बुरादा अगर नॉर्मली हम लोग जो है लट्ठे को अगर जलाएंगे तो उस केस में वो क्या होगा, इतनी आसानी से नहीं जलेगा। लेकिन अगर उसके हम लोग क्या करें, बुरादे को, लकड़ी के बुरादे को जलाएंगे तो बहुत आसानी से जल जाएगा। तो बेसिकली यही कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को डायरेक्टली एनसीईआरटी में पॉइंट आउट करना है, लिखना है, पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रेशर एक गैसियस सॉल्यूशन के लिए और कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन के लिए। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर मान लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप इंक्रीज करेगी। टेंपरेचर का बहुत फैक्टर मैटर करता है, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेंपरेचर बढ़ाने से बेसिकली जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है, यानी जो रेट कांस्टेंट के है वो बढ़ता है। और रेट कांस्टेंट के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो आर है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी इंक्रीज करता है। तो ये बहुत मैटर करता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अगर प्रोडक्ट की बात करें तो नेचर के बारे में तो अभी बता ही रहे थे कि नेचर बढ़ाने से हमारा जो रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट है वो तो इंक्रीज करता है। एग्जांपल के समझो, जैसे कि मान लीजिए ये एक रिएक्शन दे रखी है, एक ये रिएक्शन दे रखी है। अब इसमें आपको लग रहा होगा यार NO की जगह CO ले लिया है, ये तो बाकी सब सेम है, NO2 की जगह CO2 हो गया, एक जैसी तो रिएक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं। जबकि बहुत बड़ा अंतर है, एक इसमें फास्ट एक स्लो है, क्लियर है। तो फास्ट और स्लो अगर रिएक्शन हो गए तो फिर लो बहुत बड़ा चेंजमेंट हो गया। तो नेचर भी मैटर करता है कि आपके रिएक्टेंट का नेचर क्या होगा। अगर ध्यान से समझो कि अगर मान लो अगर किसी में तुम आप अपने आप को एनर्जी ज्यादा देनी पड़े, अगर मान लीजिए बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और जो कि एनर्जी जितनी ज्यादा देनी पड़ेगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि एनर्जी कम देनी चाहिए, अगर कम एनर्जी देने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन काफी हाई हो जाती है, उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हमने बता दिया क्यों सरफेस एरिया से होता है, रेडिएशन की वजह से भी होता है। रेडिएशन का मतलब क्या है कि जैसे कुछ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी, है ना, तो उसको भी अपने को पता होना चाहिए। तो रेडिएशन का भी एक फैक्टर होता है। इसके अलावा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि कैटलिस्ट अपने को पता है, हमने इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया था। ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी का एक ऐसा बैरियर जो हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जाना पड़ता है, यानी कन्वर्ट होने में उतना उसको एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट अगर एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा तो वो बैरियर कम हो जाएगा, तो आराम से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर रेट ऑफ रिएक्शन ये भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। देन इसके बाद डायरेक्टिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम और पीएच ऑफ मीडियम भी इसके फैक्टर हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हम लोग को पढ़ना होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सो अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, हाँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब हमको रेट ऑफ जो ऑर्डर दे रखी है बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि 2 है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि हम लोग A गिव्स B अगर लिखें, है ना, A गिव्स B लिखें तो रेट लॉ किस तरीके से लिखेंगे, रेट लॉ क्या होता है, R बराबर K इनटू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की उसकी पावर क्या होता है ऑर्डर। तो चूंकि K A की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। रेट लॉ लिखने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोला रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेड इज, मतलब कि अब बोला है कि जो अभिक्रिया की दर है वो किस तरीके से अफेक्ट होगी अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी अभिकारक की सांद्रता को एक बार हम लोग डबल कर दें यानी दुगना कर दें, एक बार हाफ कर दें। तो बहुत आसान सी चीज है, ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर हम लोग एक बार डबल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो बदल जाएगी, R से R डैश हो जाएगा। के तो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो तो नॉर्मल टेंपरेचर सरफेस एरिया उन सब पे डिपेंड करता है, इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से A की अगर बात करें तो A क्या हो जाएगा, डबल करने को बोला तो यहाँ A वहां पर क्या कर देंगे 2A कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो R डैश क्या हो जाएगा K इंटू देखो 2 का स्क्वायर 4 ले लिया बाहर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इतने पार्ट में जब हम लोग क्या ले सकते हैं, इतने पार्ट की जगह हम लोग R ले सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। सेकंड चीज में अगर हम लोग क्या कर देंगे हाफ कर देंगे ना, रिड्यूस टू हाफ यानी घटा के हम लोग आधी कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा K इंटू A/2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है 1/4 बाहर आ जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन A की पावर 2, सिंपल सी बात है 2 का स्क्वायर 4 बटे में आ गया R डैश, और R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी इतनी पावर, इतनी जगह क्या ले सकते हैं R ले सकते हैं तो R/4। यानी कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के हम लोग क्या करते हैं आधी करते हैं तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप का प्रभाव क्या होगा ऑन द रेट कांस्टेंट, यानी कि जो हमारे पास वेग नियतांक है ना, उसका रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है ऑन द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली, मतलब इस तरीके से अगर हमें रेट दे रखी है तो हमारे रेट पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर पे, ये हमें बताना है। तो देखो बात समझो, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। इस चीज को आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने समझाया था कि अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो क्या करता है इंक्रीज करता है। कैसे, एक्चुअली में जो हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन होती है वो होती है K = A e की पावर माइनस EA/RT। अब ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हमारी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है। रेट कांस्टेंट क्या होता है K, तो ध्यान देखिए K यहाँ पे है T यहाँ पे, कैसे बढ़ेगा देखो, अगर T बढ़ाओगे तो T बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ओवरऑल जो क्वांटिटी है T बढ़ाओगे तो ये जो क्वांटिटी EA/RT घटेगी। क्यों घटेगी भाई, देखो EA/RT है ना, अगर कोई चीज बटे में होती है तो ओवरऑल वो चीज घटती है। ये चीज ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1/2 है 1/4 है, तो कौन बड़ा है ये या ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता, ये बड़ा होता है। क्लियर है, ये इसलिए बड़ा होता है क्योंकि जो बटे में सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा है। तो यहाँ पे अगर T की वैल्यू बढ़ाओगे तो ओवरऑल क्वांटिटी घटेगी, और अगर ये चीज घट रही है ये चीज घट रही है और ऑलरेडी लगा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि ओवरऑल ये जो पूरी क्वांटिटी क्या हो गई बढ़ गई। अगर ये बढ़ गई तो K भी तो बढ़ जाएगा, वो कहां पीछे हटने वाला है, तो रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसके दोनों ग्राफ देख लो, यानी कि हम लोग समझ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बढ़ जाती है। दो ग्राफ देख लीजिए फटाक से कि भाई अगर हमारे पास K के बीच में और T के बीच में ग्राफ बनाए तो यहाँ से जो ग्राफ बनता है इसका इंक्रीजिंग बनता है, यानी कि सिंपल सी बात है थोड़ा सा टच करते हुए बनता है इस तरीके से, ऐसे ग्राफ बनता है ना, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग क्या करें ln K के बीच में और 1/T के बीच में अगर ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ जो होता है कैसा आता है डिक्रीजिंग आता है, जहां पर स्लोप की जो वैल्यू होती है क्या होती है माइनस का EA/R। तो ये हम लोग ऑलरेडी पीछे लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके, तो आप लोग लेक्चर देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिस्कशन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर एस्टर इन द वाटर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि लगता है एक्चुअली में वो सेकंड ऑर्डर है या और कोई ऑर्डर है, लेकिन वो होती फर्स्ट ऑर्डर है ना, क्योंकि उसमें जो हमारे पास वाटर होता है उस वाटर की कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन काफी एक्सेस होता है, इसलिए हम लोग नहीं उसको कंसीडर करते हैं। एस्टर इन ये दे रखा है, फॉलोइंग रिजल्ट आर दे रखा है। अब ये हमको टेबल दे रखी है, टाइम दे रखा है सेकंड में, और हमको एस्टर की कंसंट्रेशन दे रखी है मोल लीटर इनवर्स की कंसंट्रेशन, तो अपने पता है उसकी यूनिट मोल लीटर इनवर्स ही होती है। तो जब टाइम t = 0 तो इतना है
कंसंट्रेशन इतनी है, 30 पे इतनी है, 60 पे इतनी है, 90 पे इतनी है। निकालना क्या है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम 30 से 60, 30 से 60 के बीच में हमको एवरेज रेट निकालना है। तो पहले वाले का आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आर क्या होता है, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, यही तो होगा, आर बटा डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी होगा। चूंकि एस्टर की बात करें तो हम लोग माइनस लगा देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट के केस में हम लोग पता है माइनस आता है, तो माइनस लगा के अब ध्यान देखो बाद माइनस पहला करते हैं। बाद माइनस पहला का मतलब क्या है, 30 से 60 के बीच में निकालना है, तो पहले 0.17 को लिखेंगे माइनस, फिर इसको लिखेंगे 0.31 को, क्लियर है बात। फिर बटे में क्या हो जाएगा 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का आएगा, ठीक है माइनस का आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 31 17 आ जाएगा 14 आएगा, यानी कि 0.14 बटे 30, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट आगे नीचे जीरो जीरो बढ़ाएंगे, इसका आंसर कुछ यू आएगा 4.67 × 10⁻³ तो ये इसका पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, जो बोला बस हमने चूंकि यही कर दिया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, और 30 60 के बीच में पूछा तो ये कर दिया। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला, कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब हमको निकालना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है रेट कांस्टेंट फार्मूला, K = फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा तो फार्मूला होता है 2.303 बटे T log AT बेसिकली A 0 बटे AT। इस फार्मूले का यूज अगर आप लोग करेंगे तो आंसर निकाल लेंगे। जैसे 1 के लिए करके बता रहे हैं हम, 0 से 30 के बीच में बता दे रहे हैं, आप लोग 30 से 60 और 60 से 90 के बीच में कैलकुलेट कर लीजिएगा। 0 से 30 के बीच में बता रहे हैं, 0 से 30 के बीच में क्या होगा, K बराबर 2.303, ठीक है। T की वैल्यू 0 से 30 के बीच में बताया तो डिफरेंस कितने का होगा टाइम का, 30 का, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा log A0 का मतलब क्या है, A0 का मतलब ये कि शुरुआत में जो हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है वो हमको बताना है, तो 0.55, तो यहाँ से हो जाएगा 0.55 हो जाएगा, है ना, क्योंकि T बेसिकली A0 हमारे पास यही 0 से 30 के बीच में निकालना है। और उसके बाद घट के यानी AT मतलब क्या होता है, AT का मतलब होता है एट टाइम T = T, T मतलब T = कितना 30। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होगी, AT की वैल्यू कितनी होगी A - x, इसकी वैल्यू कितनी 0.31, यहाँ पे कितना रख देंगे 0.31। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका कैलकुलेट करने पे जो आंसर आता है वो कुछ आता है 1.91 × 10⁻³ ऐसा कुछ आता है। इसको आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। लॉग की टेबल से आप लोगों को देखना पड़ेगा लॉग 55 की वैल्यू लॉग 31 की, और नहीं अगर ये लॉग सॉल्व करना आता तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे और आप लोगों को समझा देंगे। 0 से 30 के बीच में हमने निकाल के दिखा दिया है, 30 से 60 के बीच में निकालेंगे तो कुछ ये आता है 1.97 × 10⁻³, और अगर 30 से 60 के बीच में, और इसी तरीके 60 से 90 के बीच में कुछ आता है 2.07 × 10⁻³ ये कुछ करके इस तरीके से इसके आंसर आते हैं। और बाद में अगर आपको एवरेज निकालना है तो अगर इसके लिए मान लीजिए K1 है, इसके लिए K2 है और इसके लिए K3 है, तो क्या हो जाएगा K = K1 + K2 + K3/3 एवरेज निकाल लीजिएगा। क्लियर है बात। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A, यानी A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, एंड द सेकंड ऑर्डर इन B, यानी B के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सबसे पहले अपने को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है हाउ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स, यानी कि B की सांद्रता को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो हमारी अभिक्रिया की दर पे क्या फर्क पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड, यानी A और B की कंसंट्रेशन को, यानी A और B की सांद्रता को हम लोग 2 गुना कर दें तो हमारे रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, तो ध्यान से देखिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, R = K × कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। क्यों, क्योंकि इसने बोला है A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, देन उसके बाद बोला है सेकंड ऑर्डर इन B, यानी B की पावर कितना है 2 है, यानी ओवरऑल हमको पता चल गया जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 2 यहां से 1 यहां से 3 हो जाएगा। अच्छा डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हो जाएगा, R = -dx/dt। क्लियर है। तो ये एक तरीका होता है, एक तरीका हो सकता है जिस तरीके से हम लोग रेट लॉ लिखते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोला है कि भाई किस तरीके से रेट अफेक्ट होगी अगर हमारा जो कंसंट्रेशन B वो 3 टाइम्स होता है। देखिए वही लिखेंगे फिर से, R' = K × कंसंट्रेशन ऑफ A, और B की जगह हम लोग क्या कर देंगे 3B कर देंगे, बोला 3 टाइम्स करा है तो 3B का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो R' = K, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 इधर लिख दिया, और कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर कितना हो जाएगा 2। इतने पार्ट की जगह इतने पार्ट की जगह R ले सकते हैं, तो R' की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपको खुद समझ सकते हो कि अगर B को 3 गुना कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 यहाँ से सिंपल सी बात है 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी ओरिजिनल रेट का 9 टाइम्स हो जाएगा।
थर्ड नंबर पार्ट में बोला है कि अगर हम लोग क्या करते ए और बी की कंसंट्रेशन दोनों क्या करते डबल कर दे तो हमारे रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो R डैश बराबर के कंसंट्रेशन ए की जगह क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि डबल करने को बोला तो जहां a है वहां 2a हो जाएगा। b को क्या बोला यहां में 2b हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से R डैश क्या हो जाएगा, R डैश बराबर k इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 आगे आ गया, 4 इंटू 2 इंटू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। R डैश बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 इंटू इतने पार्ट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं k इंटू कंसंट्रेशन ए पूरे पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। यानी कितना हो जाएगा R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 टाइम्स हो जाएगी, 8 इंटू R हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन है उसका कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये हमारे पास डिस्कशन था, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। 10वां क्वेश्चन नहीं करें क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो अगले पार्ट में हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 10 नंबर से फिर आगे ओवरऑल 3 पार्ट में हम लोगों ने अगर बोला है तो कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट में। तो ये पार्ट नंबर 9 था और एनसीईआरटी सॉल्यूशन को हम लोग कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, है ना, आ ही रहा होगा। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और मुझे तो काफी मजा आ रहा है, लगातार पढ़ा के मजा आ रहा है, और इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे। और इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले वाले पार्ट नंबर 10 में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो पहुंचे। आप लोगों की इतनी मेहनत की जा रही है, क्योंकि जितनी आप हमको एनर्जी देंगे वही एनर्जी आप तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो मेहनत करते रहेंगे हम लोग इसी तरीके। तो धन्यवाद।